हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू सेक्शन में आज फिर आप लोग का स्वागत है। आज का जो पीवाईक्यू हमारा रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम जिस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेम का ये एक पेपर है। उसका हम आज पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव सेक्शन आज देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट सेक्शन में इसके हम सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे। इसलिए दोनों को हम अलग अलग लेके चलेंगे। रहेगा सारा एक में, लेकिन सेक्शन वाइज हम इसे डील करेंगे जिससे आसानी हो आप लोग को समझने में। ओके। इससे पहले और भी ब्रांचेज के पीवाईक्यू हो चुके हैं, जैसे मैक्रो प्रोसेसर पीवाईक्यू कंप्लीटेड है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर 6M डबल ई का भी कंप्लीटेड है। आप वो भी वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपके किसी भी फ्रेंड को जो किसी अलग कोई ब्रांच में है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि पीवाईक्यू फॉर्मूलेटर ऐप पे ऑलरेडी सारे अपलोडेड है। वहां से आप उसे देख के उसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आपने देखा है और ऐसा होता भी है कि क्वेश्चंस रिपीट है होते हैं, लेकिन इस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन फिर भी आपको एक व्यू के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके आंसर के लिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से पता चले, वो वहां पे हम इसे इसलिए हम लोग पीवाईक्यू सेक्शन इसे लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा पीवाईक्यू 2022 का हमारा ये क्वेश्चंस रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी जस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, जस्ट पहले वक्त का। ओके, यानी 2023 चल रहा है, हम इसके जस्ट पहले जो यानी 2022 के में फोर्थ सेम का सेमेस्टर्स एग्जाम हुए थे, उसका ये क्वेश्चंस है। कैसे एक क्वेश्चंस रहता है। हाँ, हर एक क्वेश्चंस का अपना अलग 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 एक तरीका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने रखा है। कुछ में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। जैसे पीवाईक्यू अगर हम ओएस का लेके चले तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट लेके ऑब्जेक्टिव सेक्शन को चल रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए जो छोटे 2 ही नंबर के हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस के रूप में ये दिया गया है। कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो अलग है ही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेम पेपर का पीवाईक्यू 2022 का। ओके, पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। टोटल 10 क्वेश्चंस में आपको 7 बनाने हैं। टोटल 10 में आपको 7 को ही डील करना है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल 10 को ही लेके पूरा चलेंगे। उसमें आपको 7 को सिर्फ बनाना है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो एक अलग पैटर्न का है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ चूज करने वाला नहीं है। ए से लेके 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप के। सब्जेक्टिव नहीं हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको शॉर्ट नोट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ये शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर सिस्टम? क्वेश्चंस क्या है? दो डिफरेंस करना है मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर सिस्टम में। ओके, तो मल्टी प्रोसेसर क्या है? अगर हम इसे समझें कि मल्टी प्रोसेसर यानी एक सिस्टम में, एक अगर सिंगल सिस्टम को अगर आप यहाँ पे समझो या एक सिंगल सिस्टम के बारे में आप जानो, तो उसमें क्या रहता है? एक सिंगल प्रोसेसर रहता है, सिंगल प्रोसेसर। लेकिन जब मल्टी प्रोसेसर का काम आ जाता है यहाँ पे, यानी एक सिस्टम के अनुसार अगर देखें तो मोर देन वन प्रोसेस है, और जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं सारे एक साथ में मल्टी प्रोग्राम भी हो रहे हैं, यानी मल्टीटास्किंग भी हो रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्राम भी होना, मल्टीटास्क भी होना, तो ये मल्टी प्रोसेसर का कंसेप्ट कहाँ पे जाता है? यानी मोर देन बहुत सारा प्रोसेसर जब एक सिस्टम में लगा रहता है, बहुत सारे प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वहां पे वो मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। सारे जो प्रोसेसर हैं सारे अलग अलग अपने काम के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट यहाँ रहने का
कोई बात नहीं है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर ही है वो, तो यहाँ पे कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा, सब अपना अपना काम के लिए वो वहां पे आजाद रहेगा। each with its own memory and input output resources working together to execute multiple tasks or processes। ठीक है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने का, मल्टीपल प्रोसेसेस परफॉर्म करने का, इन सब चीजों का क्या होता है, बहुत सारा एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ता है। यानी अगर मल्टी प्रोसेसर का अगर काम आ रहा है तो मल्टी टास्क भी बहुत सारा परफॉर्म होगा, बहुत सारे चीजों का एक्टिवेशन, बहुत सारे चीजों का वर्क जो होगा कम समय में होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ एग्जांपल लो कि एक सुपर कंप्यूटर किसी जोन में अगर हमारा रखा हुआ है, मान लो सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ रखा हुआ है, बहुत सारे प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन है, तो आप सेम टाइम में आप देखते हो कि बहुत सारा ऑनलाइन टिकट कटते रहता है रेलवे का, अगर आप एग्जांपल लो तो सेम टाइम में एक समय में मतलब हजारों हिट होता होगा सेम ट्रेन का, सेम अलग अलग ट्रेन का, अलग अलग लोकेशन का, अलग सोर्स का, अलग डेस्टिनेशन का। तो चूंकि इस एक ही समय में मान लो कि अगर टिल अभी जितने भी समय बज रहा है, जो भी टाइम अभी हो रहा है, उसी समय में सारे वर्ल्ड से अगर एक हिट वहां पे जा रहा है, यानी कि प्रोसेस इंस्ट्रक्शन जा रहा है, तो जब तक कि मल्टी प्रोसेसर नहीं होगा, इतने इंस्ट्रक्शंस जो आएंगे वो कहां से परफॉर्म होंगे। ठीक है, आप अगर अपने पे एग्जांपल लो कि आप एक सिंगल मैन हो और आप पे चारों तरफ से अगर काम का बोझ दे दिया जाए तो आप क्या होता है, प्रॉब्लम होगा ना। एक्चुअली बात है, ये नॉर्मली है कि आपको प्रॉब्लम होगा, आप सही ढंग से कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा। तो इसी तरह से अगर उसी काम को अलग अलग अगर डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए, अलग अलग लोगों को बांट दिया जाए, तो क्या होता है, वर्क स्मूथली होता है, वर्क सही ढंग से होता है, वर्क फास्ट भी होता है। तो यहाँ पे भी मल्टी प्रोसेसर का रहने का काम, रहने का रीजन यही है। आप अगर इसका पूरा मेरा अभी जो मैंने बोला ये भी अगर दिमाग में रखोगे तो अपने थ्योरी में भी इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, तो सेम ये मल्टी प्रोसेसर यहाँ पे कहलाता है। मल्टी कोर सिस्टम जो है, मल्टी कोर सिस्टम अगर यहाँ पे अगर देखें कि मल्टी कोर सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज अ सिंगल प्रोसेसर चिप एंड इंटीग्रेट टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब मल्टी कोर सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज अ सिंगल प्रोसेसर चिप, ये क्या है, एक सिंगल प्रोसेसर चिप है। जैसे कि अगर एक सिंगल सिस्टम में रहता है, एक हमारा हमारा डेस्कटॉप है, मान लो ये हमारा सीपीयू है, इसके साथ पेरिफेरल से सारे कनेक्ट होते हैं, इसमें एक हमारा सीपीयू रहता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। तो वो सिंगल प्रोसेसिंग चिप इंटीग्रेटेड टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट कोर इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सिंगल यानी जो हमारे मदरबोर्ड हैं उसके साथ जो हमारा एक सिंगल प्रोसेसर इनबिल्ड रहता है, अटैच रहता है, उसे ही हम मल्टी कोर सिस्टम वहां पे कहते हैं। दिस कोर शेयर द सेम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज। ये क्या है, सारे चीजों को वो वही उसके लिए एक ही मेमोरी लोकेशंस होते हैं, वही उसके लिए रिसोर्सेज हैं, उसी के थ्रू वो सारा परफॉर्म करके काम करके उसी का यूज करके वो पूरा काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब मल्टी प्रोसेसर का काम आता है तो मल्टी प्रोसेसर के लिए हर एक प्रोसेसर का मेमोरी यूनिट भी अलग होता है, उसके रिसोर्सेज भी अलग होते हैं, सबका अपना अपना एक कहें तो असिस्टेंट के रूप में अलग अलग पार्ट रहता है, जो कोई किसी पे डिपेंडेंट वहां पे नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे हर एक काम के लिए वही मेमोरी लोकेशन होगा, प्रोसेसर के लिए भी और हमारे लिए भी। सिंगल टास्क leveraging parallel process capability. Multi-core system are commonly found in consumer electronics, personal computer होता है, server है, and they provide balance between the performance, power efficiency and cost. जो PC personal computers होते हैं वो मल्टी कोर सिस्टम में आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं वो आते हैं, सर्वर्स हम बनाते हैं वो आते हैं। तो ये इन सब चीजों का जो एक छोटे लेवल पे काम होता है, छोटे लेवल के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मल्टी कोर सिस्टम को जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप
एक नॉर्मल वे में अगर समझे तो मल्टी प्रोसेसर वो है जहां पे एक मल्टी प्रोसेसिंग का काम के लिए मल्टी प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन रहता है, और हर एक प्रोसेसर का अपना अपना मेमोरी और रिसोर्सेज अलग अलग रहता है। लेकिन एक मल्टी कोर सिस्टम एक सिंगल यूनिट सिस्टम है जिसमें एक सिंगल मदरबोर्ड सर्किट पे एक सिंगल प्रोसेसर लगा रहता है, वो मल्टी कोर सिस्टम कहलाता है। ओके, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या कह रहा था कि डिफरेंस करना था किसका, तो मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर सिस्टम में। एक, अब हम बी पे चलते हैं। बी क्या है, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आ गया मल्टी प्रोसेसर, आप समझ गए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग को समझना कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप जानते हैं कि अब रिसोर्स का कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास हैं, तो प्रोग्राम करने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मल्टी प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ कंसेप्ट इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर the multiple program are loaded into main memory simultaneously, ठीक है, and the CPU is switched between them to execute task। मल्टी प्रोग्राम का क्या यहाँ पे काम है कि एक साथ बहुत सारा मल्टी प्रोग्राम या बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम हो कि मेन मेमोरी में एक साथ लोड होता है, आ जाता है, एक साथ यहाँ पे लोड हो जाता है। अब वहां पे काम है साइमल्टेनियसली एक साथ आ जाता है, तो वहां पे काम ये है कि सीपीयू इज स्विच्ड बिटवीन देम टू एग्जीक्यूट टास्क। अब सीपीयू का वहां प्रोसेसर का वहां पे मेन रोल आता है कि वो स्विच ओवर करते रहता है, कभी यहां से उसका टास्क लिया, कभी उससे उसका टास्क लेके वो परफॉर्म वहां पे करते चला जाता है। This technique allows for overlapping of CPU and input-output operation, which helps in maximizing CPU utilization। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का ये काम प्रोसेस देता है। जैसे एक प्रोसेस हो रहा है तो उसके ऊपर दूसरा प्रोसेस आ रहा है, उसके ऊपर तीसरा प्रोसेस आ रहा है, तो इस तरह का एग्जीक्यूशन सिस्टम वहां पे चलता है। मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट अ पोर्शन ऑफ मेमोरी टू ईच प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम के लिए मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस बनते हैं, इनेबलिंग मल्टी प्रोग्राम टू रिसाइड इन मेमोरी concurrently while one program is waiting for input output operation to complete. The CPU is switched to another program that is ready for execution. This way the system can keep the CPU busy and utilize it efficiently even when some program are waiting for external operation to finish। हर एक प्रोग्राम में जब बहुत सारा प्रोग्राम चलते रहता है तो बीच बीच में स्विच ओवर का काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी चीज पे कोई 10 जन काम कर रहे हैं तो एक काम वो उतने देर करने के बाद उनको फिर रेस्ट दिया जाता है, फिर 10 काम के लिए अलग आदमी फिर जाते हैं, वो काम करते हैं। इस तरह से स्विच ओवर करके हम एक सिंगल प्रोसेस मल्टी प्रोग्राम पे जब काम होता है तो वहां से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्विच ओवर करके अगर मल्टी प्रोग्रामिंग चल रहा है, वो काम किया, फिर दूसरा आया तो फिर दूसरा काम किया, एक समय में बहुत सारे कामों का हमारा साइमल्टेनियसली परफॉर्म भी हो जाता है। ओके, और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जब जहां होता है तो मल्टी प्रोग्राम भी बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्स का कमी नहीं है तो हम कोई भी काम को आसानी से और झट से कर सकते हैं। रिसोर्स में हमारे पास हुआ प्रोसेसर, और काम में मल्टी प्रोग्राम, अगर हमारे पास बहुत सारा काम आ गया तो हम आसानी से किसी भी वर्क को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर बी था, 1 का बी। व्हाट इज जैकेटिंग। जैकेटिंग, जैकेट मतलब क्या होता है, अपने आप को कवर करते हैं हम। एक रियल में अगर हम देखें कि जैकेटिंग का काम क्या है, अपने आप को कवर करना। तो जैकेटिंग रेफर द प्रोसेस ऑफ कवरिंग एंड इनकेसिंग एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर विथ अ प्रोटेक्टिव लेयर और मटेरियल, typically for insulation, protection from environmental element and aesthetic purposes।
यहाँ पे क्या है, जैकेटिंग का क्या है कि सिस्टम में हम ऐसे ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर्स को कवर करते हैं, मटेरियल्स को, जो एक तरह से कहें तो एक इम्पोर्टेंट डेटा भी होगा, इन्वायरमेंटल उसका इन्वायरमेंटल अच्छा है तो उसको कवर करके हम रखते हैं, ऐसा कि वो इन्वायरमेंट पूरा बना रहे, इन्वायरमेंट बिगड़े ना। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ साथ जैसा उसका एलिमेंट पर्पस है, एलिमेंट जो काम हम कर रहे हैं वो में उसमें एलिमेंट का प्रोसेस जितना अच्छा हो, एलिमेंट जितना वर्क परफॉर्मेंस बेटर हो, एंड द डेटा पे एक सिक्योर प्रोवाइड हो, वो हम जैकेटिंग करते हैं, जिससे कि सिस्टम जो हो वो वेल मेंटेन में परफॉर्म करे कोई भी टास्क। इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, jacketing is commonly used to protect pipeline, tanks, and other structure from corrosion, mechanical damage, temperature function, fluctuation. The jacketing material can be made or various substance such as metal, plastic, and rubber, or specialized insulation material depending on the specific requirement of the application. अगर हम जैकेटिंग को अगर देखें कंप्यूटर के इर्द गिर्द या कंप्यूटर के बिहाफ में, अगर हम उसे जाने कि ये एक एक सब्सटेंस है या फिर एक कहें तो मटेरियल्स है, जो कि कंप्यूटर्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक तरह से ढक के रखना या फिर उसको सिक्योर करके रखने वाला काम करता है। ठीक है, कि जैसे कि अगर कोई टैंक्स है उसे पाइपलाइन को कवर करना, अगर कोई सिस्टम में डेटा है उसे कवर करके रखना, कहीं से कोई ऐसा वर्क ना हो जिससे कोई किसी तरह का कोई दिक्कत आए। ठीक है, जैसे कि अगर हम उसका बनावट देखें, मटेरियल कैन बी मेड, उसका जो मटेरियल है मेड जो रहता है वो एक मेटल से होता है या फिर प्लास्टिक, रबर, इन सब चीज से वो बना रहता है, जिससे कि हमारे एक तरह से कैबिनेटिंग का या एक तरह से मैन्युफैक्चरर्स क्रिएटेड जो एक डेटाज होते हैं या फिर एक लेयर होते हैं उसे कवर करके रखता है। ठीक है, इसे कवर करना एंड उसके पार्ट्स को सही ढंग से रखने वाला काम जो करता है वो है जैकेटिंग। ठीक है, हमारे डेटा को सही तरीके से रखने का काम, हमारे सिस्टम को सही ढंग से ढक के रखने का काम। ढक के मतलब यह नहीं कि हम सिस्टम पे चद्दर चढ़ा दें या कोई भी, अंदर इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली हम कैसे किसी चीज को कवर करके रख सकते हैं, ये काम जैकेटिंग करता है। ये कोई अदर कोई पार्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का ही एक रिसोर्स है जो कि इंटरनली सारी चीज को कवर करके रखता है। ओके, तो इसके बारे में बस इतना दो, क्योंकि ये दो दो नंबर का क्वेश्चन हमारा आपका रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन सेमाफोर। सेमाफोर में क्या परफॉर्म होता है, ऑपरेशंस के बारे में सिर्फ बताना है। तो सेमाफोर में, सेमाफोर का मेन मोटो जो है वो डेडलॉक सिचुएशन के कारण ये सब यूज होते हैं। तो सेमाफोर आर सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट यूज अ कंकरेंट प्रोग्रामिंग टू कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्स। दे आर primarily used to prevent multiple process for accessing shared resource simultaneously. Semaphore support the following fundamental operation. इनिशियलाइजेशन का काम सही ढंग से हो, वेट का काम भी हो वो सही ढंग से हो, और सिग्नल भी जो हो वो भी सही ढंग से हो, तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा जो सेमाफोर को हम यूज कर सके। जैसे कि अगर सही तरीके से कोई चीज को हम अरेंज करें, अरेंज मतलब इनिशियलाइज ऐसा करें जिससे कि एक पता हो कि कैसे हमें जाना कैसे नहीं जाना। ठीक है, जब वेट करने का समय आए तो हम वेट कर लें उतना देर, ये नहीं कि वेट हम ना करें और उस चीज के आगे बढ़ जाएं। तो जैसे ही वो चीज आगे बढ़ेगा तो लेयर टूटेगा, आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस भी टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रैफिक सिस्टम है, हम आपको पूरा ट्रैफिक लेयर आपको पता है, ट्रैफिक सिस्टम आपको पूरा पता है, रोड कहां से कहां टर्न हो रहा है, कहां यू टर्न है, कहां पे क्या है, अंडरग्राउंड है, कहां पे अपर ग्राउंड, जहां पे सब कुछ है। अगर सारा इनिशियलाइजेशन और लेयर आपको पता है, इनिशियलाइजेशन मतलब आपको पूरे दिमाग में आपके पास ये लेयर होना चाहिए कि हमें जाना तो कैसे कैसे जाना। ठीक है,
ये नहीं कि पहले हम उस जगह पे पहुंच गए और गाड़ी रोक दिए और पीछे से सारे चीज फिर ट्रैफिक बिगड़ गया, वो नहीं। आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट, पूरा एक लक्ष्य आपको पता हो कि कैसे हम कहीं जाएंगे, तो आप सही ढंग से सब कुछ प्रोसेस में वो हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वेट करने में ही दिक्कत हो रहा है, सिग्नल हमें ठीक से पता नहीं है, तो क्या होगा? जिग-जैग होगा, ट्रैफिक वेस्ट हो जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा, भीड़ होगा, जाम होगा और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? भीड़ होगा, आप टेंशन में रहोगे, आपका समय बर्बाद होगा, आप लॉस होगा, आप हैंगिंग में। तो इसी तरह से सिस्टम में भी है यार। तो सिस्टम में क्या है, आप अगर सिस्टम को ये जानते हो कि यार तो मशीन है, ये कुछ भी कर देगा, इसको देते जाओ, तो ये गलत है। मशीन भी वही सही ढंग से तभी करता है जब आप सही ढंग से उसको यूज करना जानते हो। ठीक है, हम सेमाफोर का कंडीशन ही ना आने दे, हम ये कंडीशन ही नहीं आने दे कि हमारा ट्रैफिक पूरा जैम हो गया, फेल हो गया, अब हम पूरा प्रशासन लगा है इसको छुड़ाने में, हम वो मनोबत नहीं आने दे, तो हम क्या होगा, हमें अवेयरनेस करना होगा, हमें जानना होगा कि क्या सही तरीका है। तो उसी तरह के तरीके से अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग काम करना चाहते हैं सिस्टम में, तो उसे हमें जानना चाहिए कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। सेमाफोर यहाँ क्या करना है, construct concurrent programming control access resource. They are primarily used to prevent multiple processes for accessing shared resource. ठीक है, प्रिवेंट हमें क्या करना है, मल्टी प्रोसेसर को रिसोर्स के साथ साइमल्टेनियसली हम इसको यूज कर सके और अच्छे से कर सके, उस चीजों को प्रिवेंट करके हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें पता है कि ये ऐसे करेंगे तो बेटर है, नहीं तो आप ज्यादा उसके या फिर उस पर ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है सिस्टम में भी, क्योंकि वो सही ढंग से काम करने के लिए बना है, ना कि आप कुछ भी उसमें फिट करते जाओ, देते जाओ, ये सब नहीं। ठीक है, इसलिए सही ढंग से करोगे तो सेमाफोर में इनिशियलाइजेशन का अगर आप सही से रिसोर्स कर दे रहे हो, सही से पता है, तो ये इनिशियलाइजेशन भी आप अच्छे से पार कर जाओगे। सेमाफोर is initialized to a specific value indicating the number of resource available or the maximum number of process that can be accessed the resource concurrently। हमको अगर ये पता है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है और जो मैक्सिमम हमें प्रोसेस करवाना है उसमें क्या होगा, कितना रिसोर्स हमें चाहिए, अगर वो सही ढंग से हमें अगर पता है तो सही हमारा प्रोसेस भी होगा। वेट करने का तरीका अगर हमें पता है कि इतने समय वेट करेंगे तो दूसरा रिसोर्स फिर हमारा खाली हो जाएगा, तो उसको हम यूज करके आगे कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल हमें सही ढंग से मिल जाए कि नहीं ये रिसोर्स हमारा खाली हो गया, आप इस रिसोर्स को लेके आगे अपना काम कर सकते हो। ओके, तो क्या होगा कि आपका काम और सिस्टम का भी काम क्या होगा, सिस्टम भी अपना तरीके से जो काम कर रहा होगा वो सही से हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो ये हमारा यहाँ पे व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन सेमाफोर का आंसर था, जो कि डी में है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी का पार्ट ये हमारा है। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, 1 का ई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेज एंड अ फ्रेम। अब पेज क्या है और एक फ्रेम क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो पेज, a page is a fixed length continuous block of data in a virtual memory। ठीक है, वर्चुअल में पेज कहां पे यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी में क्या है, एक फिक्स्ड लेंथ कंटिन्यूअस ब्लॉक डेटा है। फिक्स्ड लेंथ क्यों, क्योंकि वहां पे वो पार्ट आते हैं जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो यूज ना हो रहा हो फिर भी ओपन हो और रैम को का स्पेस खा रहा हो, तो उसे हम मिनिमाइज करके उसके हम वर्चुअल मेमोरी में डाल सकते हैं। तो वहां पे उसका जितना डेटा है वो फिक्स रहता है, वो वहां पे आके स्टोर हो जाता है। Operating system divide the virtual address space of a process into fixed size pages में बांट देता है। ठीक है, when a process reference a memory address within a page that is not currently in main memory, a page fault occur and the operating system fetch the required page for secondary storage like a hard disk into a free frame main memory।
जब कोई प्रोसेस होता है और when a process reference memory address within a page that is not currently in main memory, जब हम कोई काम करने जाते हैं और उस जगह पे वो पेज हमें ना मिले जो कि हमने जिस लोकेशन पे उसे रखा था, तो वहां पे क्या होता है, पेज फॉल्ट हो जाता है और फिर हम उसे किसी और जगह यानी उसे हम सेकेंडरी में चल जाते हैं जहाँ पे फाइनल हम कोई हर एक डॉक्यूमेंट रखते हैं, वहां पे हम जाके ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस का केस आ जाता है। लेकिन अगर हमें सही चीज सही जगह मिल जाए तो हम पेज फॉल्ट का वो सिचुएशन नहीं आता है। तो पेज हमेशा जो क्रिएशन होता है वो वर्चुअल मेमोरी पे होता है। लेकिन फ्रेम जो है, फ्रेम अ फ्रेम अदर हैंड रेफर टू अ फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी दैट इज रैम। रैम मतलब रैम पे फ्रेम का क्रिएशन होता है एंड पेज का वर्चुअल मेमोरी पे। It is the smallest unit of memory used by operating system to manage physical memory. When a page is brought into memory from secondary storage, it is placed in available frame in the main memory. जब कोई भी कोई भी वर्क सेकेंडरी से प्राइमरी में हम बुलाते हैं या कॉल करते हैं रन होने के लिए, तो रैम पे जो फ्रेम हमारा ब्लॉक खाली रहता है वो उसमें जाके ओपन हो जाता है। वो भी एक फिक्स साइज शॉर्टेज पार्ट मेमोरी सेक्शन होता है। ठीक है, फ्रेम आर यूज टू स्टोर द पेज of active process or program allowing the CPU to directly access the data stored within them. ओके, तो पेज एंड फ्रेम का आप यहाँ पे बस एक छोटा सा भी अगर ये थ्योरी पार्ट लिख देंगे तो यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा और ज्यादा ये कोई बड़ा भी नहीं, चूंकि ये 2 नंबर का है तो आप इसे इस तरह से लेके चल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ, इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब इसमें इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, तो each process is contained a single contiguous section of memory. All process are contained in a single contiguous memory section of memory. In the memory space is contiguous and none of the above, none of the above है। तो यानी contiguous memory allocation में क्या होता है, each process is contain a single contiguous section of memory। यानी जो प्रोसेस है वो contiguous हमारा परफॉर्म होता है, सिंगल कंटिन्यूअस में हमारा प्रोसेस चला जाता है। यानी मेमोरी सेक्शन जो हमारा होता है वो कंटिन्यूअस होता है, हमारा कोई यहाँ पे रुकावट का बात नहीं है, वो सिंगल कंटिन्यूअस में। तो जो पहला पार्ट इसका होगा कि इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, आंसर 1, each process is contained in a single contiguous section of memory. This statement correctly characterizes the concept of contiguous memory location where each process is allocated a single block. each process क्या है, हर एक ब्लॉक प्रोसेस अलग अलग ब्लॉक को वो हमारा क्या करता है, एलोकेट करता है, single block of contiguous memory, ensuring that all memory addresses for that process are consecutive. This allocation method was used in early operating system but has a certain limitation, such fragmentation and inefficient memory usage. तो कंटिन्यूअस में हर एक सेक्शन का, हर एक ब्लॉक का जो है वो अलग अलग रिसोर्स, अपना अलग अलग ब्लॉक यूज करते हुए कंटिन्यूअसली वो परफॉर्म करके आगे बढ़ता है। एक ब्लॉक हमारा यूज है तो दूसरा में जाएगा, तीसरा में जाएगा, चौथा, इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस वो आगे बढ़ते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर एफ का 1 आंसर इसका होगा, क्वेश्चन नंबर एफ का ऑप्शन नंबर 1। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। इफ द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इन टू, इफ द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस का साइज जो है वो यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 टू द पावर ऑफ m, यानी पावर ऑफ m का ये हमारा दे रहा है, एंड अ पेज साइज इज 2 टू द पावर ऑफ m। तो पेज का भी जो साइज है वो 2 ही है, यानी यहाँ पे भी यही पार्ट,
and a page size is 2 to the power of n addressing unit, then the high order bits of logical address designated designate, चलो डेजिनेट ही यहाँ से डिजाइन होना चाहिए, खैर क्वेश्चंस जो भी है, तो डेजिनेट द पेज नंबर एंड द लो ऑर्डर बिट्स डेजिनेट द पेज ऑफसेट। यहाँ पे कह रहा है कि एक लॉजिकल एड्रेस है जिसका साइज 2 टू द पावर m है, यानी 2 टू द पावर m है, और पेज का भी जो साइज है वो 2 टू द पावर m यहाँ पे दे रहा है, और पेज साइज 2 टू द पावर n है, ठीक है, 2 टू द पावर n। द हाई ऑर्डर, इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है यानी कहीं पे से एक मिसिंग है, फिर भी मैं यहाँ पे इसका ये बता दूं कि स्टेप का अगर कोई क्वेश्चंस आएगा, देन द हाई ऑर्डर यहाँ दे रहा है बिट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस डेजिनेट करना है, तो हाई ऑर्डर जो यहाँ पे होगा, यहाँ m माइनस n होगा, m माइनस n एंड द डेजिनेट द पेज नंबर एंड द लो ऑर्डर बिट डेजिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ठीक है, लो ऑर्डर में क्या होगा n होगा, एंड यहाँ पे जो देन द हाई ऑर्डर में वो m माइनस n हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 4th नंबर है। The size of logical address space is 2 to the power of m, ठीक है, ये हो गया। The page size is 2 to the power of n address unit। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस का जो स्पेस साइज है वो 2 टू द पावर m है, और द पेज साइज जो है वो 2 टू द पावर n है, तो ये हो गया, यानी m माइनस n, तो हमारा यहाँ पे यही पार्ट आ गया। And therefore the high order n bits of logical address designate the page number and the low order m minus n bits designate the page offset। तो इसका जो m minus n ये हुआ, एंड जो लॉजिकल एड्रेस जो यहाँ पे लो ऑर्डर है वो हमारा n हो जाएगा, m minus n और n। If the weight for graph contain a cycle, then if the weight for graph contain a cycle, then जब हम ग्राफ कंटेन साइकिल में हम वेट करते हैं, ठीक है, वेट फॉर अ ग्राफ कंटेन अ साइकिल, ठीक है, एक ग्राफ है, वो वेट अगर हम करवा रहे हैं, वो साइकिल में बना हुआ है, वो रो में ऑलरेडी जा चुका है, वो क्यू में लग चुका है, वो भी तब से अगर वो वेट किया जा रहा है, इधर से और भी हमारा प्रोसेस आते रहेगा, जैसे कि एक साइकिल में हमारा प्रोसेस हमारा क्यू में लगा हुआ है, ये एक प्रोसेस हमारा जा रहा है, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा, इस तरह से देते देते पे क्या हो जाता है, वो हमारा, क्योंकि वेट करते करते फिर क्या एक समय आएगा, डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक मतलब अगर इसे समझो रियल लाइफ से कि वेट आप करते 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 वेट करते रह गए और हुआ नहीं काम, तो आप क्या होगे, गुस्सा होगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि ग्राफ कंटेन अ साइकिल, मतलब एक साइकिल में प्रोसेस है और वेट में वो लगा है, तो सही ढंग से वो काम हमारा नहीं होगा और वहां पे डेडलॉक सिचुएशन आ जाएगा। डेडलॉक सिचुएशन यानी सिस्टम हैंगिंग में आ गया, सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करेगा, इस तरह का वो काम यहाँ पे हो जाता है। इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन अ साइकिल, then it indicates the presence of a deadlock. A wait for graph is used in the context of resource allocation and deadlock detection in operating system. A cycle in the wait for graph signifies that a set of processes is waiting for each other to release resource, resulting in a circuit wait condition, which is the necessary condition for a deadlock to occur. Hence, the correct statement is a deadlock. यानी अगर कोई स्टेटमेंट एक लगा दें आप क्यू में, ठीक है, आप वो प्रोसेस टेबल पे लगा है, लेकिन वो सही ढंग से वो फाइनल स्टेज तक जा ही नहीं रहा है, वो वेट में ही लगा है, वेट पे है, वेट पे लगा हुआ है, तो एक समय बाद क्या होगा, उस पे कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई एक डिस्कशन हो जाता है, कोई हॉट डिस्कशन हो गया, तो सिस्टम में भी
कोई अगर क्यू में लगा हुआ है और ऊपर से और भी प्रोसेस आ रहा है क्यू में लगा देने के लिए, प्रोसेस में लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, ये हैंगिंग हो सकता है, यानी सिस्टम सही ढंग से रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएगा और वो रिसोर्स जो ये काम कर रहा था वो उसी में बिजी रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये काम प्रॉब्लम करेगा और डेडलॉक में सिस्टम चला जाएगा। I, when the event for which a thread is blocked occur, when the event for which a thread is blocked occur, जब थ्रेड है अगर वहां पे वो उसको हम ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो यानी वो एक तरह से रुक गया, तो फिर से वो कहाँ चल जाएगा, रेडी में चला जाएगा, ठीक है, सही ढंग से वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो वहां पे फिर से वो कहाँ चल जाएगा, रेडी क्यू में। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, थ्रेड मूव्स टू द रेडी क्यू, मूव्स टू द रेडी क्यू। चूंकि थ्रेड हमारा काम में है, क्यू में वो जाने वाला है और एक जगह से वो ब्लॉक्ड हो गया, यानी एक तरह से कहे तो वो सही ढंग से रन नहीं कर पाया, तो फिर से वो चला जाएगा रेडी क्यू में, रेडी क्यू से फिर वो रनिंग ये सब करते हुए फिर अपना काम कंप्लीट करेगा, यानी इसका जो सही आंसर है वो 1 होगा, आई का 1। तो इस तरह का प्रोसेस जो कंप्लीशन होता है या इस तरह का प्रोसेस जो कंप्लीट के रूप में रहता है, यानी कोई अगर प्रोसेस सही ढंग से नहीं हो पाया तो फिर से वो रेडी में चला जाता है। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो जे है, एन इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में बोल रहा है, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर कंसिस्ट करता है, जिसमें स्टेटस, कंट्रोल एंड सिस्टम इन सिस्टम आउट, डेटा इन डेटा आउट, फ्लो इन फ्लो आउट, इनपुट इन आउटपुट। तो इसका क्या होगा, डेटा इन डेटा आउट। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर, स्टेटस देखना, कंट्रोल करना, डेटा को इन करना एंड डेटा को आउट करना, यही तो मेन काम है इनपुट आउटपुट का। स्टेटस देखना आ चुका है कि नहीं प्राइमरी पे, वहां से सीपीयू उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसे फेच करेगा, फिर वो चला जाएगा प्रोसेस के लिए, कंट्रोल करना उसके इंस्ट्रक्शन, उसके प्रोसेस को, फिर डेटा को इन करवाना और फाइनली डेटा को आउट करवाना यानी आउटपुट देना, यही इनपुट आउटपुट का टिपिकली वर्क होता है, ठीक है, जिसमें इसका जो आंसर होगा जे का 2 होगा। ओके, तो आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव में टोटल 10 हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट नोट्स के रूप में हैं एंड 5 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रूप में हैं। तो आप दोनों तरीका से इसे देख सकते हैं, दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं, अगर इसको ऑब्जेक्टिव में देखें तो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर जहां तक ओएस का मैंने क्वेश्चंस देखा है तो कुछ ऐसे सब्जेक्टिव भी छोटे छोटे नोट्स के रूप में रहते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, ठीक है, इससे पिछले वाले में भी मैंने देखा था। तो ये टोटल 10 मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया। अब इसके बाद हम चलेंगे सब्जेक्टिव पे, पहले आप ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से देख लेंगे, एक साथ सारा चीज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज प्रोग्रामिंग, डिफाइन जैकेटिंग के बारे में था, फिर सीमा फोर्स का देखना था, प्रोसेस ऑपरेशंस, यहाँ पे पेज फ्रेम का डिफरेंस था, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के बारे में था। एक क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट था लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन फिर भी इसका मैंने आपको आंसर बताया था, m-n एंड n। एच में आपका ग्राफ के लिए था, साइकिल में है प्रोसेस, तो क्या होगा, तो डेडलॉक इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर 1। आई में थ्रेड का है, थ्रेड अगर एक इनिशियल में जाके ब्लॉक्ड हो गया है तो फिर से वो कहाँ उसके हम भेजेंगे, रेडी में चला जाएगा। एंड द लास्ट जो हमारा था क्वेश्चन जे, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में है, जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होता है सिस्टम में वो उसमें कैसे प्रोसेस, तो स्टेटस देखना उसका, फिर कंट्रोल करना, फिर डेटा को इन करना एंड लास्ट डेटा को आउट करना। तो ये मोटो कंप्यूटर सिस्टम का ही है, इसलिए ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में ये दे रहा है आपको। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो इसका लॉन्ग
सेक्शन, यानी जो शॉर्ट नोट्स तो हो गए, ऑब्जेक्टिव भी हो गए, एंड लॉन्ग जो पार्ट्स था, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उस पे देखेंगे, उस पे डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद हम अब चलते हैं किसमें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे।